शहजादा ज़हीर तख्त नशीन हो रहा था और वह अब नए बादशाह बनने वाले थे। हालांकि यह खुशी का मौका था, लेकिन किसी भी जश्न की कोई भी तैयारी नहीं की गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके वालिद बादशाह अहमद का इंतकाल हो गया था। अचानक हुए इस इंतकाल से सब लोग हैरान थे और किसी की समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया, क्योंकि बादशाह अहमद सिर्फ 52 साल के थे और पूरी तरह से ठीक थे, सेहतयाब थे। लेकिन अचानक हुई मौत ने सबको हैरान कर दिया। मल्लिका को यह किसी की चाल लगी, लेकिन यह किसने किया था, यह पूरी तरह से जाहिर न हो पाया। बादशाह अहमद के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन उनका सबसे करीबी मंत्री हैदर, जो उनका सबसे खास था और जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा यकीन था और बादशाह उसे अपना दायां हाथ मानते थे, उनकी मौत से बहुत गमगीन था। और मल्लिका आलिया को सबसे ज्यादा शक उसी पर था। जब शहजादे ज़हीर ने गद्दी संभाल ली तो उन्होंने अपने वालिद की मौत को अल्लाह की रजा मान लिया और अपने काम में ध्यान देना शुरू किया। बादशाह अहमद ने अपने बेटे ज़हीर की शादी पड़ोस के मुल्क की शहजादी के साथ तय कर दी थी, जिसका नाम जुलेखा था। वह बेपनाह खूबसूरत थी, लेकिन बादशाह की मौत के बाद यह रिश्ता अधभर में लटक गया था। रानी इस शादी को तोड़ना चाहती थी और बादशाह का करीबी मंत्री भी, उसका नाम हैदर था, जो बादशाह का सबसे भरोसेमंद था, वह भी इस शादी को तोड़ना चाहता था। उन्हें लगता था कि यह सब इसकी वजह से हुआ है, मगर शहजादे ज़हीर ने इन सब बातों को दरकिनार किया और अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक शहजादी जुलेखा से निकाह कर लिया। शहजादी जुलेखा बहुत ही अक्लमंद थी और वह शाही कामों मशवरे देती थी। शहजादी जुलेखा के पास एक तोता था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह इंसानों की तरह बात करता था। तोते ने रानी को मशवरा दिया कि अपने हाथों से खाना बनाकर बादशाह को खिलाया कीजिए। कभी भी किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना बादशाह को नहीं खाना चाहिए। अगर कभी ऐसे हालात हो जाएं, खाना कोई और बनाए तो खाने को पहले अच्छी तरह से जांच लिया जाए, उसके बाद शाह ज़हीर को खिलाया जाए। तोते ने कहा, मुझे इस महल से साजिशों की बे आ रही है, इसलिए मल्लिका आपको मोहतात रहना होगा। मल्लिका जानती थी कि बादशाह इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वह किसी के भी बनाए हुए खाने से परहेज नहीं करते थे। तब मल्लिका ने अपनी मन में एक मंसूबा बनाया। उन्होंने बादशाह से कहा, मैं एक बहुत बड़े फकीर की बात आपको बताने जा रही हूं, आप ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने शौहर की खिदमत करनी चाहिए और उसके लिए खाना बनाना चाहिए, और अगर तुम्हारा शौहर किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा फिर अच्छा ना होगा। यह प्लान भी रानी को तोते ने ही बताया था। रानी की इस बात को बादशाह ज़हीर ने उसी वक्त मान लिया। इस तरह मल्लिका बादशाह को समझाती रहती कि बिना जांच किया कहीं भी खाना ना खाए। वक्त बीतता गया और दोनों की शादी को 4 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उनके यहां कोई औलाद ना हुई। यह देखकर मंत्री हैदर काफी परेशान हुआ और उसने बादशाह से कहा, अली जनाब, शादी के 2 साल या 1 साल बाद ही औलाद हो जानी चाहिए, लेकिन अब तो पूरे 4 साल बीत गए हैं और अभी तक कोई भी औलाद ना हुई। मेरी मानिए तो किसी हकीम से मशवरा लीजिए, वह जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे जिससे आपको और रानी जुलेखा को औलाद मिल सके। फिर उस मंत्री ने कहा कि मैं एक हकीम को जानता हूं जो बहुत ही बूढ़े हैं और कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए रानी को वहां जाना होगा, क्योंकि अपनी परेशानी को वह स्वयं ही ठीक तरीके से हकीम को समझा सकती है। बादशाह ने उसी वक्त जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रानी के तोते को आपके साथ भेज दूंगा। रानी अपनी परेशानी उस तोते को बता देगी और तोता वही बात उस हकीम को सुना देगा। इस तरह परेशानी का हल ही निकल आएगा और रानी जुलेखा को कहीं जाने की जरूरत भी ना पड़ेगी। मंत्री ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आपसे कहने में हिचक रहा था। अगले दिन ही मंत्री तोते को लेकर उस हकीम के पास चल पड़ा। उसका हकीम के पास जाने का कोई इरादा न था, क्योंकि असल में ऐसा कोई हकीम था ही नहीं। मंत्री तोते को लेकर जंगल की तरफ चला गया। तोते को यह देखकर शक हुआ, क्योंकि मंत्री ने अपना रास्ता बदल लिया था, जबकि उसे दूसरी तरफ जाना चाहिए था। उसे महसूस हुआ कि जरूर मंत्री कोई चाल चल रहा है। शुरुआत में मंत्री ने तोते को अपने कंधे पर बिठाया था, लेकिन अब उसने उसे कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया। यह देख तोते ने कहा, मंत्री जी, क्या आप मुझे आजाद कर सकते हैं? तोते ने मंत्री से कहा,
मंत्री जी, मुझे जंगल के फल खाने की ख्वाहिश हो रही है। बहुत दिनों से मैंने जंगल के फल नहीं खाए। मेहरबानी करके कुछ देर के लिए आजाद करें और मैं फल खाकर फिर आपके साथ चलूंगा। मंत्री जालिमाना हंसी हंसते हुए बोला, आज मैं तुझे ऐसा फल खिलाऊंगा कि तू कभी उड़ने के लायक ना रहेगा। तू बहुत ही हमदर्द बनता है और रानी की बहुत मदद करता है। तेरी अक्लमंदी की वजह से ही वह रानी जुलेखा हर वक्त इतनी मोहतात रहती है। तोते ने घबराते हुए कहा, मंत्री जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई चालाक नहीं, बल्कि आप सबसे ज्यादा होशियार हैं। मैं तो बस एक आम सा तोता हूं जो भी मुझे पालता है, मुझे खाना देता है। मैं उसी की तारीफ करता हूं। अगर आप चाहे तो आज से मैं आपके साथ रहूंगा और सिर्फ आपकी तारीफ करूंगा। आगे मुझे कौन सा बादशाह बनना है जो मैं रानी का साथ दूं? मंत्री ठहाका लगाकर बोला, अरे तोता, तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में दबी हुई है, फिर भी तू अपनी चालाकी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने अपने दुश्मनों के कुत्ते और बिल्लियों को तक नहीं छोड़ा, फिर तुझे क्यों छोड़ूं? तुझे क्या पता कि बादशाह जहीर के बाबा महाराजा अहमद की मौत भी मेरी वजह से ही हुई है। मैंने ही उसे मौत के घाट उतारा है। सारे जासूस और महल के लोग इसे अल्लाह की रजा जानते रहे, क्योंकि मैंने कोई भी सबूत ना छोड़ा जिससे किसी को मेरे ऊपर शक हो। मंत्री ने आगे कहा, अब मैं भी तुझको यहीं खत्म कर दूंगा और रानी से जाकर कह दूंगा, तेरा तोता जंगल में किसी तोते से मिल गया और फिर दोनों उड़ गए। बस फिर क्या था, मैं देखता ही रह गया। तोते ने तुरंत मंत्री की बातों को भांपते हुए कहा, मंत्री जी, रानी के साथ आपको जो भी करना है चाहे वह करें, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इस मुल्क का बादशाह जिंदा रहे या मर जाए, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तोते ने कहा, मुझे बस अपने खाने से मतलब है। अगर आप चाहे तो मैं रानी के पास कभी भी वापस ना जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जंगल से वापस महल नहीं लौटूंगा। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी आंखों से आपको बादशाह बनते हुए देखूं। मंत्री कुछ देर सोचते हुए बोला, तो ठीक है, तू कहता है तो मैं तुझे जिंदा रखूंगा ताकि तू मुझे बादशाह बनते हुए देख सके। मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे उड़ने लायक भी ना छोड़ूंगा। इतना कहकर उस जालिम मंत्री ने तोते के पंख तोड़ दिए और उसे जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया। फिर वह वहां से आगे बढ़ गया। इस वक्त जंगल में एक ग्वाला अपनी गाय चरा रहा था। वह एक पेड़ पर चढ़कर यह सारा मंजर देख रहा था। उसने न केवल मंत्री को तोते के साथ जुल्म करते हुए देखा, बल्कि उनकी सारी बातचीत भी सुन ली थी। यह पहला मौका था जब उसने किसी तोते को इंसानों की तरह बोलते हुए सुना। मंत्री के जाने के बाद ग्वाला पेड़ से नीचे उतरा और उन झाड़ियां के पास पहुंचा जहां वह जख्मी तोता तड़प रहा था। ग्वाले को अपने पास आता देख तोता कमजोर आवाज में बोला, भैया, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। उस जालिम मंत्री ने मुझे अधमरा कर दिया है और मेरे पंख तोड़ डाले हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुरंत ठीक हो सकता हूं। इन झाड़ियां की पत्तियों का रस निकालकर मेरे पंखों पर लगा दो, इससे मेरे पंख फिर से ठीक हो जाएंगे। ग्वाले ने पूछा, मैं तेरी मदद क्यों करूं? तोते ने आजिद जी से कहा, तुम मुझे एक रहमदिल इंसान लगते हो। अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे तो मैं बदले में तुम्हारी खिदमत करूंगा। आज से मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा और जो भी तुम कहोगे मैं वही करूंगा। ग्वाले ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो ठीक होने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तोते की जान उस वक्त मुसीबत में थी। वह किसी भी तरह पहले ठीक होना चाहता था। उसने उसी वक्त हामी भरते हुए कहा, भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। यह सुनकर ग्वाले ने उसी वक्त झाड़ियों की पत्तियों का रस निकाला और तोते के टूटे हुए पंखों पर लगा दिया। हैरानक तरीके से तोता कुछ ही पल में ठीक हो गया और उड़कर ग्वाले के पास आ गया। तोता खुशी से बोला, भैया, आज से तुम ही मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर हूं, लेकिन सबसे पहले तुम मेरी एक बात मान लो। ग्वाले ने हैरानी से कहा, अरे, अभी तो एक पल भी नहीं हुआ और तुम मुझे हुक्म देने लगे। तोते ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूं। अगर तुम मेरी छोटी छोटी बातें मानोगे तो मैं तुम्हें एक दिन बादशाह बना दूंगा। अभी तुमने देखा कि मेरी बताई हुई जड़ी बूटी ने 1 मिनट के अंदर ही मेरे पंख ठीक कर दिए। इसी तरह मैं और भी कई ऐसी जड़ी बूटियां के बारे में जानता हूं
जिससे मैं तुम्हें एक दिन बहुत ही अमीर बना सकता हूं और शायद अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी। तो मालिक, मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। ग्वाला सीधा साधा आदमी था। वह बोला, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह कि अब तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर चलो। मैं तुम्हें अपना मालिक बना लेता हूं, क्योंकि तुम्हारे मालिक बनने में भी मेरी ही भलाई दिखाई देती है। लेकिन देखना है भला, करते करते कहीं तुम मेरा बुरा मत कर देना। तोते ने नरमी से कहा, अरे भाई, आपने मेरी जान बचाई है, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी भलाई करूं। ग्वाले ने कहा, अच्छा तो फिर बताओ कि मुझे क्या करना है। तोता बोला, भाई, हमें चुपचाप उस मंत्री का पीछा करना है और उसके सारे कामों पर नजर रखनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ग्वाला तोता की बात मानकर उस मंत्री का पीछा करने लगा। मंत्री जंगल में काफी अंदर तक पहुंच चुका था। ग्वाले को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहां जा रहा है। तभी तोते ने कहा कि मंत्री रानी के लिए दवा लेने जा रहा है। ग्वाले ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मंत्री रानी के लिए दवा लेने जा रहा है? तोते ने जवाब दिया, भाई, यह सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बहुत लंबी कहानी है, अभी तुम बस मंत्री का पीछा करते रहो। ग्वाला समझ गया कि मंत्री बूढ़े हकीम के पास जा रहा है, क्योंकि वह हकीम जड़ी बूटियां की खोज करने के लिए जंगल के भीतर अपनी बेटी के साथ झोपड़ी बनाकर रहता था। ग्वाला भी कई बार उनके पास दवा लेने जा चुका था। गांव में ज्यादातर लोग हकीम जी के पास ही दवा लेने आते थे, क्योंकि उनकी जड़ी बूटियां जादू की तरह असर करती थीं। सीधा मंत्री हकीम की झोपड़ी में जा पहुंचा और अंदर चला गया। झोपड़ी के बाहर ग्वाला छिपकर खड़ा हो गया और मंत्री और हकीम की बातें सुनने लगा। मंत्री हकीम से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार हकीम की बेटी नूर पर जा रही थी। नूर भी समझ चुकी थी कि मंत्री की नीयत ठीक नहीं है। मंत्री ने हकीम से कहा, आप हमारी मल्लिका के लिए कोई ऐसी जड़ी बूटी बना दीजिए जो वह हमेशा के लिए बांझ रह जाए और कभी भी औलाद पैदा ना कर सके। हकीम ने चौंक कर कहा, मंत्री जी, मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरा काम तो लोगों का भला करना है, मैं यह नहीं कर सकता। मैं किसी को भी गलत दवा नहीं दे सकता। मंत्री ने धमकी भरे लहजे में कहा, दे देखो, जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है। आज नहीं तो कल मैं इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारी बेटी को मैं अपनी मल्लिका बना लूंगा। हकीम मंत्री की धमकी सुनकर डर गया और घबराहट में उसने एक जड़ी बूटी तैयार करके मंत्री को दे दी और कहा, इस जड़ी बूटी को हर हफ्ते खाना होगा। 3 महीने तक इसे लेने के बाद मल्लिका कभी भी औलाद का सुख नहीं पा सकेगी। मंत्री खुशी खुशी हकीम को 500 सोने की अशर्फियां देकर चला गया। हकीम की आंख चमक उठी। मंत्री के जाते ही वह हकीम अपनी बेटी से बोला, मैं तो बिना वजह उस मंत्री से डर रहा था, वह तो बड़ा ही भला आदमी निकला। अगर वह बादशाह बन गया तो मैं तेरी शादी उससे कर दूंगा। नूर गुस्से से बोली, बाबा, आप जानते हैं कि वह एक मक्कार आदमी है। वह हमारे बादशाह और मल्लिका के साथ धोखा कर रहा है। आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए था। मैं किसी गरीब आदमी से शादी कर लूंगी, लेकिन उस मक्कार आदमी से कभी भी शादी ना करूंगी। हकीम ने भारी आवाज में कहा, बेटी, राजा महाराजाओं की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कल क्या होगा? अगर कल को यह मंत्री बादशाह बन गया तो हमारे दिन बदल सकते हैं। उधर तोते ने देख लिया कि मंत्री राज दरबार की ओर लौट चुका है। वह तुरंत ग्वाले से बोला, भैया, जल्दी से मुझे हकीम जी के पास ले चलो। ग्वाला और तोता तेजी से हकीम जी की झोपड़ी की तरफ बढ़े और वहां पहुंचकर तोते ने हकीम से कहा, हकीम जी, आप हमारे बादशाह के साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सुना है। मैं इस मल्लिका का तोता हूं, जिसके लिए आपने वह गलत दवा दी है। अगर मैंने बादशाह को जाकर यह सब बता दिया तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। हकीम घबरा गया कि यह नई मुसीबत कहां से आ गई। यह बोलता हुआ तोता और यह ग्वाला कहां से आ गए। अगर मैंने मंत्री का साथ दिया तो मुझे भी फांसी हो जाएगी। वह घबरा कर कहने लगा, भाई तोता, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जब तुमने सारा कुछ अपनी आंखों से देख लिया है तो तुमने यह भी देखा होगा कि वह मंत्री मेरी बेटी को मोहरा बनाकर मुझसे जबरदस्ती वह दवा लेकर गया है। तुम मेरी मजबूरी को समझो और मुझे बचा लो। तोते ने इस वक्त कहा, तुम्हारा जुर्म माफ करने के काबिल नहीं। तुम्हें तो फांसी की सजा मिलना तय है।
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी चाहे तो तुम्हें बचा सकती है। अगर वह मेरे इस दोस्त ग्वाले से शादी कर ले तो मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल सकता हूं। बल्कि मैं राजा से कहकर तुम्हें शाही हकीम भी बनवा सकता हूं। हकीम कुछ बोलता है। इससे पहले ही उसकी बेटी नूर आगे बढ़ी और बोली, मैं बाबा की जान बचाने के लिए अभी और इसी वक्त इस ग्वाले से शादी करने को तैयार हूं। लेकिन बाबा, आपको यह वादा करना होगा कि वह रानी को अब गलत दवा नहीं देंगे, बल्कि उस मंत्री को धोखे में रखकर वह रानी को ऐसी दवा देंगे जिससे वह औलाद पा सके। हकीम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज नहीं तो कल उस मंत्री की चाल सबके सामने आ ही जाएगी और उसका जुर्म एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। मैं अब रानी को ऐसी दवा दूंगा, ऐसी जड़ी बूटी दूंगा कि वह जरूर ही औलाद का सुख पा सकेगी। इस वक्त हकीम ने अपनी बेटी नूर का निकाह उस ग्वाले से कर दिया। ग्वाले ने तो कभी सपने में भी ना सोचा था इतनी जल्दी उसे इतनी सुंदर बीवी मिल जाएगी, और यह सब तोते की वजह से हुआ था। वह तोता और अपनी बीवी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उधर जब मंत्री बादशाह के दरबार में पहुंचा तो उसके साथ तोता नहीं था। यह देखकर रानी को बहुत ही हैरानी हुई। मल्लिका ने सोचा कि मेरा तोता कहाँ गया। मंत्री ने पहले से ही अपनी सफाई का मंसूबा बना रखा था। मल्लिका के पूछने से पहले ही उसने कह दिया कि महारानी जी, आपके तोते ने तो गजब कर दिया। जब मेरे साथ जा रहा था तो रास्ते में उसकी नजर एक सुंदर तोती पर पड़ गई। उसे देखते ही वह उस पर आशिक हो गया और उड़कर उसके पास चला गया। मैंने बहुत ही खुशामद की कि वह मेरे साथ महल में वापस लौट आए, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मंत्री की बात सुनकर मल्लिका को यकीन ना हुआ। उसे ऐसा लगा कि जरूर इसमें कोई ना कोई चाल है। यह मंत्री झूठ बोल रहा है, मेरा तोता ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। उसने सोचा महल में उसे हर ऐशो आराम मिल रहा था, कहीं यह मंत्री झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन बादशाह ने मंत्री की बात पर भरोसा कर लिया और बोला, छोड़ो, तोते को पहले यह बताओ कि क्या तुम उसे जड़ी बूटी को लेकर आ गए हो। मंत्री ने शीशी निकालकर बादशाह को देते हुए कहा, हाँ, मैं दवा लेकर आया हूं। यह कहकर उसने बादशाह के हाथ में वह शीशी दे दी, लेकिन तभी बादशाह की लापरवाही की वजह से वह शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई और मंत्री की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वह बेहद मुश्किल से 500 अशर्फियां देकर रानी को बांझ बनाने की दवा लेकर आया था, लेकिन बादशाह की लापरवाही की वजह से वह सब जाया हो गई। मंत्री को क्या पता था कि अल्लाह जिसका बुरा ना चाहे उसका कोई बुरा ना कर सकता है। बादशाह ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आज आप थक गए होंगे, पहले कुछ आराम कर लीजिए, लेकिन कल सुबह आप दोबारा से दवा लेने के लिए उस हकीम के पास जरूर जाएगा। मंत्री बोला, ठीक है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन ही मंत्री वापस जंगल में हकीम के पास पहुंचा। हकीम को बहुत ही हैरानी हुई। कल ही तो आप दवा लेकर गए थे, इतनी जल्दी फिर से क्यों आ गए? शायद यह मेरी बेटी के लिए आया होगा। भला हो उस तोता का जिसने मेरी बेटी का निकाह उसे ग्वाले से करवा दिया। मंत्री कहने लगा, हकीम जी, कल की दवा तो उस बेवकूफ राजा की वजह से गिरकर जाया हो गई है। यह सुनकर हकीम दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। या खुदा, तूने मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को गलत दवा नहीं दी, मगर इस जालिम मंत्री ने मुझसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया था, लेकिन तूने मेरी मदद की और मुझे इस गुनाह से बचा लिया। फिर हकीम मंत्री से कहने लगा, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको दूसरी दवा दे देता हूं। इस बार हकीम ने मंत्री को ऐसी दवा दी जिससे रानी को औलाद हो जाती और कहा, यह दवा पूरे 2 महीने की है। अगर आप बार बार जंगल आने का बीड़ा ना उठाना चाहते हो तो इसको ले जाइए और रानी को देते हुए कहना कि आपका काम जरूर पूरा होगा। इसी बीच मंत्री की निगाहें हकीम की बेटी को ढूंढ रही थीं, मगर वह कहीं नहीं दिखी। मंत्री से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, हकीम जी, आपकी बेटी कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। हकीम बोला, मंत्री जी, दरअसल मैंने अपनी बेटी की शादी बचपन में ही कर दी थी और कल ही उसका शौहर उसे विदा कर ले गया, क्योंकि अब वह सयानी हो गई थी, इसलिए मैं उसे मना ना कर सका। मंत्री बोला, अरे हकीम, अभी तो आपकी बेटी की उम्र ही क्या थी, यह आपने ठीक नहीं किया। मंत्री बेचारा उदास होकर दरबार लौट आया। अब की बार बादशाह ने कोई गलती नहीं की और बड़ी मोहताती से उसने दवा ली और उसे दवा को रानी को दे दिया।
अब बादशाह रोज अपने हाथों से रानी को दवा पिलाने लगा। वैसे तो रानी यह दवा नहीं पीना चाहती थी, लेकिन बादशाह का मन रखने के लिए वह दवा लेने लगी। 1 महीने के बाद रानी को महसूस हुआ कि वह हामिला है। उसने यह खुशखबरी सबसे पहले बादशाह को सुनाई। बादशाह यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। सबसे पहले उसने यह खबर अपने मंत्री हैदर को सुनानी चाहिए। उसने उसी वक्त मंत्री को दरबार में बुलाया और कहा, मंत्री जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी लाई हुई दवा की वजह से अब मैं बाप बनने वाला हूं। आपने वह कर दिखाया जो आज तक कोई दूसरा मंत्री नहीं कर सका। मैं आपसे बहुत खुश हूं और मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। बादशाह ने उसी वक्त 5000 सोने की अशर्फियां मंत्री को इनाम में दे दी और कहा, मंत्री जी, इस इनाम का हकदार तो वह हकीम भी है जिसकी दवा की वजह से महारानी जी हमला हुई है, इसलिए उसे भी मेरी ओर से 5000 सोने की अशर्फियां दीजिएगा। यह सुनकर मंत्री के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। वह तो मल्लिका को बांझ बनाने के लिए निकला था, लेकिन अब तो रानी हामिला हो चुकी थी। यह खबर उसके लिए मनहूस थी, लेकिन बादशाह के सामने वह बनावटी खुशी का इजहार करने लगा। अंदर ही अंदर उसके दिल में जलन की आग दहक रही थी। अब वह हकीम को खत्म करने का फैसला कर चुका था। मंत्री ने बादशाह से कहा, जहां पनाह मैं इसी वक्त यह खुशखबरी हकीम जी को देना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। मंत्री ने हाथ में तलवार थामी और जंगल की तरफ चल पड़ा। मंत्री को जाता देखा तोते ने ग्वाले से कहा, भाई, आज तुम्हारे ससुर की जान खतरे में है। यह जालिम मंत्री उन्हें मार डालेगा। तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी जान बचानी चाहिए। ग्वाले ने कहा, अरे भाई, मैं भला उस मंत्री का सामना कैसे कर सकता हूं? उसके हाथ में तलवार है और वह गुस्से की आग में जल रहा है। तोते ने कहा, जब अपने घर परिवार पर मुसीबत आती है तो आदमी को अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। ग्वाले ने हिम्मत जुटाई और उस मंत्री के पीछे चल पड़ा। जैसे ही मंत्री हकीम के पास पहुंचा, उसने उसे गुस्से में बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कड़कदार आवाज में कहा, ए हकीम, तूने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुझे रानी को बांझ करने की दवा देने को कहा था, लेकिन तूने तो उसे ऐसी दवा दे दी जिससे वह हामला हो गई और अब वह औलाद को जन्म देगी। आज मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। उसी वक्त तोते ने ग्वाले को इशारा किया। ग्वाला बिना वक्त गवाए पूरी ताकत से अपनी लाठी लेकर भागा और मंत्री के पैर पर दे मारी। अचानक हुए इस हमले से मंत्री का तवाज़ुन बिगड़ गया। उसे इसकी कोई उम्मीद ही ना थी और ना ही उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। झटके से उसकी तलवार दूर जा गिरी और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद ग्वाले ने मंत्री की जमकर पिटाई की। मंत्री की सारी हेकड़ी निकल गई और वह अपनी जान की भीख मांगने लगा। ग्वाले ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम दोबारा इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मंत्री किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और सीधा बादशाह के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने बादशाह से कहा, जहां पना मैं आपके दिए हुए 5000 सोने की अशर्फियां हकीम के पास पहुंचाने जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक ग्वाला, जो कि एक लुटेरा है, अचानक मुझ पर हमला कर बैठा। उसने मुझे वथैली छीन ली और साथ ही मुझे बेहद मारा और उस बदबख्त ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने 5000 सोने की अशर्फियां उसे और लाकर नहीं दी तो मुझे जान से मार डालेगा। जहां अपना, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और उस लुटेरे को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दीजिए। बादशाह ने कठोर आवाज में कहा, मंत्री जी, ऐसा ही होगा। मैं उस जालिम ग्वाले को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह के हुक्म पर सैनिकों ने ग्वाले को पकड़कर बादशाह के सामने दरबार में पेश किया। ग्वाले ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे अब भी इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तभी उसी वक्त मल्लिका जुलेखा, जो दरबार में थी, आगे बढ़ी और बोली, जहां अपना कुछ वक्त के लिए रुक जाइए। जब तक हमारी औलाद का जन्म नहीं हो जाता तब तक हम किसी को भी इस तरह की सजा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके आप इसको फांसी की सजा ना दीजिए और जब तक हमारी औलाद इस दुनिया में नहीं आती तब तक आप इस ग्वाले की सजा पर रोक लगा दीजिए। जब तक हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं आ जाता, उसके बाद आपको जो ठीक लगे वह कीजिएगा। बादशाह ने मल्लिका की बात मान ली और ग्वाले को कैद खाने में डाल दिया। मंत्री हैदर मन ही मन सोचने लगा कि यह ग्वाला तो 7-8 महीने के लिए बच गया,
लेकिन आखिरकार ईस को फांसी तो जरूर होगी। अगले ही दिन तोता उड़कर मल्लिका के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि मल्लिका इसकी बात सुनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मल्लिका तोते को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। जैसे ही तोता मंत्री की शिकायत करने लगा, मल्लिका ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी। तुम इसी वक्त यहां से वापस चले जाओ अपनी उसी तोती के पास। मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह पाला था और तुमने मेरे लिए यह एहसान फरामोशी की। अगर तुम अभी और इसी वक्त नहीं गए तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। और जिस मंत्री की तुम शिकायत कर रहे हो, उसकी लाई हुई दवा की वजह से ही मैं हामिला हुई हूं। तोता समझ गया कि इस वक्त रानी उसकी बात ना सुनेगी। वह चुपचाप उड़कर वहां से वाले की बीवी के पास गया और उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, इस वक्त हमारे ऊपर मुसीबत का वक्त है। हमें सब्र से कम लेना होगा और सही वक्त का इंतजार करना होगा। इस तरह 8 महीने बीत गए। फिर एक दिन वह मल्लिका जुलेखा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सारी रियाया भी बहुत खुश थी। जश्न का माहौल था। लेकिन मंत्री हैदर के दिल में जलन की आग भड़क उठी। अब तो वह उस नन्हे शहजादे को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने लगा, क्योंकि उसे रोकने टटोकने वाला कोई नहीं था। वह जब चाहता अपनी मनमानी कर सकता था। मंत्री ने शहजादे को मरवाने के लिए एक भयानक प्लान बनाया। उसने एक सपेरे को बुलाया और उससे कहा कि वह जहरीले सांप की मदद से शहजादे को मार दे। परंतु लेकिन मंत्री इस बात से अनजान था। उसे अंदाजा भी न था कि तोता अभी उसके ऊपर नजर रख रहा है। वह हर वक्त मंत्री का पीछा करता और महल के आसपास के पेड़ों पर बैठा रहता है। दूसरी तरफ मंत्री पूरी तरह से बेख्याली में था और उसे यकीन था कि तोता जरूर तड़प तड़प कर मर गया होगा। लेकिन यह उसकी भूल थी, और यही भूल अब उसे मौत के मुंह में पहुंचाने वाली थी, क्योंकि तोते ने मंत्री और सपेरे की पूरी बातचीत सुन ली थी। एक बार तोता फिर से रानी के पास गया और कहा, मल्लिका जी, मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात आपके बेटे की भलाई के लिए है। मैंने मंत्री और सपेरे की सारी बातें सुन ली हैं। वह आपके बेटे को मारने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन मल्लिका ने गुस्से में आकर कहा, चुप हो जा तोता, मैं मंत्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। अगर तू दोबारा यहां आया तो सच में मैं तुझे मरवा दूंगी। आइंदा मेरे पास कभी ना आना और मंत्री के खिलाफ मेरे सामने जहर उगलने की कोशिश मत करना। तोते ने देखा कि रानी की पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा। वह समझ गया कि रानी उसकी कोई भी बात ना मानेगी। तब उसने बादशाह जहीर की मां, जो मल्लिका आलिया थी और जिनका ओहदा सबसे बड़ा था, उनके पास जाने का फैसला किया। और मल्लिका आलिया को पहले से ही शक था कि मंत्री ने ही जरूर कोई ना कोई चाल से उनके शौहर को मरवाया है। जब तोता उनके पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी। और तब तोता ने बताया कि कल रात मंत्री पिछले दरवाजे से सपेरे को लेकर वहां मल्लिका जुलेखा के कमरे में जाएगा। वहां सपेरा एक जहरीला सांप शहजादे के पास छोड़ देगा। सांप शहजादे को डस लेगा और इस तरह उसकी मौत हो जाएगी। आप चाहे तो अपने पोते की जान बचा सकती हैं। मल्लिका आलिया को तोते की बात समझ में आ गई थी। अगले ही दिन रात के वक्त वह बादशाह के पास गई और बोली, बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं, मेरे साथ चलो। बादशाह को कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी मां ऐसा क्यों कर रही है और ये ऐसा क्यों कह रही है और उन्हें कहां ले जाना चाहती है। लेकिन फिर भी उनकी बात का मान रखने के लिए वह उनके साथ चले गए। मल्लिका आलिया बादशाह को एक खुफिया दरवाजे के पीछे लेकर गई और वहां छुप गई। वह दोनों वहां चुपचाप खड़े रहे और वह सब कुछ देखने लगे जो मंत्री हैदर और वह सपेरा करने वाले थे। जैसे ही मंत्री सपेरे को लेकर महल में दाखिल हुआ और वह दबे पांव छुपते छुपाते मल्लिका के कमरे की तरफ जाने लगा, बादशाह ने देखा कि सपेरे ने एक जहरीला सांप निकाला और उसे मल्लिका के कमरे में छोड़ दिया। इसके बाद मंत्री और सपेरा जल्दी से वहां से भागने लगे। यह देखकर बादशाह तुरंत दौड़ पड़ा और उसने मंत्री को पकड़ लिया और जोर से पहरेदार को आवाज लगाई, सभी पहरेदारों को तुरंत यहां बुलाओ। पल भर में सिपाहियों के दस्ते वहां पहुंच गए और उन्होंने मंत्री और सपेरे को पकड़ लिया। मंत्री और सपेरे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रानी घबराकर चिल्लाने लगी, क्या कोई है? मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। यह सुनते ही महल में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हो गया और अब नन्हे शहजादे को कैसे बचाया जाए।
इस वक्त तोता उड़ता हुआ वहां पहुंचा और मल्लिका जुलेखा के पास जाकर बोला, आप घबराइए मत, शहजादे को कुछ नहीं होगा, हम लोग उसे बचा लेंगे। मुझे इस सब के बारे में पहले ही पता था, इसलिए मैंने हकीम जी को पहले ही बगीचे में छुपा रखा है। यह कहते ही तोता इस वक्त बगीचे की तरफ गया। पूम को लेकर रानी के पास आया। हकीम ने आते ही शहजादे को देखा और उसे एक जड़ी बूटी पिलाई और फिर सबको दिलासा देकर कहा, अब आप सब लोग बेफिक्र रहिए, शहजादे को कुछ ना होगा, वह जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। तोते ने रानी से कहा, महारानी, इन्हीं हकीम की मदद से आपको औलाद जैसी नेमत मिली है। इसके बाद तोते ने बादशाह और रानी को पूरी कहानी बता दी। उसने मंत्री के सभी षड्यंत्रों को भी बता दिया और यह भी बताया कि गाला पूरी तरह से बेगुनाह है। साथ ही उसने यह राज्य भी खोल दिया कि बादशाह द्वारा दिए गए 5000 सोने की अशर्फियां हैं, उसने अपने घर में छुपा रखी हैं। तोते ने आगे कहा, आपके बाबा बादशाह अहमद को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही मंत्री था। अब मंत्री क्यों किंग के हाथों पकड़ा जा चुका था और उसके सभी जुर्म बादशाह के सामने आ गए थे। बादशाह ने उसी वक्त फैसला लेते हुए हुक्म दिया कि मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके बादशाह ने तोते से कहा, मुझे माफ कर दो, मंत्री की बातों में आकर मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। अब बताओ, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का बदला कैसे चुका सकता हूं। तोते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, पहले तो आप बेगुनाह ग्वाले को कैद खाने से आजाद करवा दीजिए और उसे अपने दरबार में मंत्री का ओहदा दे दीजिए। साथ ही हमारे हकीम, जिनकी वजह से आपको औलाद जैसी नेमत मिली है, उन्हें शाही हकीम का दर्जा दे दीजिए। बादशाह ने उसी वक्त हामी के भरते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस तरह तोते की मदद से बादशाह ज़हीर ने न केवल अपने बेटे को मौत के मुंह से बचाया बल्कि अपने मुल्क को एक बहुत बड़े खतरे से भी बचा लिया। इसके बाद उन्होंने कई साल तक वहां पर इंसाफ से हुकूमत की और अपनी रियाया का ख्याल रखा। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।